हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। तो हमारे ना 2-3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, एरोमेटिसिटी, एब्लोक एलिमेंट्स और हमारा सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपना जो है चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फोटोकेमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है ये फोटोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्या इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में या नहीं आते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फोटोकेमिस्ट्री से ना नेट में मैंने जो देखा है क्वेश्चंस आते हैं हर साल जो है, 1-2 टॉपिक ऐसा है उससे क्वेश्चन हमेशा आता है। तो वो लेकिन चॉइस इतनी होती है कि अगर आप उसको छोड़ भी दोगे चैप्टर को तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन छोड़ दोगे, लेकिन बाकी आप अच्छे से करके जाओ तो आप छोड़ सकते हो फिर इस चैप्टर को, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन बस इतना ही आता है, उससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा स्कोरिंग ये नहीं होता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो होते हैं इतने ईजी होते हैं ना, अगर आप इस चैप्टर को कर लोगे तो चैप्टर भी इजी है और क्वेश्चन भी इजी आते हैं, तो आपके आराम से 2 to 4 मार्क्स आराम से बन जाएंगे। तो क्यों इसलिए इस चैप्टर को छोड़ना, जब छोटा चैप्टर है तो इसको कर ही लेते हैं, इजी भी है तो फिर तो बिल्कुल कर लेते हैं। तो ये चैप्टर हमें करके जाना है, ठीक है। इससे एक इम्पॉर्टेंट होता है नॉरिश टाइप रिएक्शन, उससे हमेशा क्वेश्चन आता है, या फिर डाइपाइमिथेन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये 2-3 रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस ऐसी होती हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा, ठीक है, 4 मार्क्स में भी 2 मार्क्स में भी। तो इसलिए इस चैप्टर को नहीं छोड़ना है, इसको हमें करना है। लेकिन हाँ, अगर आपकी और ज़्यादा तैयारी बहुत अच्छी है कि आप और चैप्टर बहुत अच्छे से कर रहे हो, इस चैप्टर को नहीं भी करना चाह रहे हो, तब आप इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि चॉइस होती है। गेट की बात करूँ तो गेट में इतने क्वेश्चन नहीं आते इससे, कभी कभार अगर मिलेगा तो एक आधा क्वेश्चन मिल जाएगा, वैसे गेट में आता नहीं है। पर हाँ, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फोटोकेमिस्ट्री। देखो, फोटोकेमिस्ट्री में ना आपको फोटो से मतलब होता है लाइट, केमिस्ट्री का मतलब तो है ही केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। तो हम ना यहाँ पर फोटोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल है उसके ऊपर ना कुछ अल्ट्रावायलेट लाइट्स या फिर इंफ्रारेड लाइट्स, तो किसी भी तरह की लाइट को जब हम एब्जॉर्ब कराते हैं तो फिर उसके अंदर कुछ रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस। उन्हीं रिएक्शंस को हमें स्टडी करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट से मतलब है कि कोई भी लाइट जब मॉलिक्यूल के ऊपर आएगी तो उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी। तो क्या क्या रिएक्शंस वो होती हैं, उन्हें स्टडी करने का ही मेथड होता है, उसी की स्टडी को हम फोटोकेमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल क्या होता है इसका, प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिस्ट्री क्या होता है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो हमारे ग्राउंड स्टेट में होते हैं सबसे पहले, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर मान लो हमारे कोई मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जैसे ही कोई लाइट एब्जॉर्ब करेंगे वो, मान लो यहाँ पर कोई H लाइट आई है, ठीक है, H, तो ये कोई लाइट एब्जॉर्ब करते हैं ना जब, तो ये ना एक्साइटेड हो जाते हैं। तो एक्साइट होकर मान लो एक यहाँ पर पहुँच गया एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। तो फिर इसी चीज़ को हम स्टडी करते हैं फोटोकेमिस्ट्री में। तो मेन जो इसका प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि जब भी मॉलिक्यूल कोई लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो वो एक्साइट हो जाएगा, वो एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएगा ग्राउंड स्टेट से। ये इसका होता है प्रिंसिपल, ठीक है। अब ना कुछ एक होता है हमारा ग्रोथर्स-ड्रैपर लॉ, एक ही लॉ होता है ग्रोथर्स-ड्रैपर लॉ। ये क्या कहता है, ग्रोथर्स-ड्रैपर लॉ जो होता है ये कहता है कि ठीक है, लाइट आई, मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब भी की, तो वहाँ पर ना एक्साइटेड स्टेट में भी पहुँच गया और केमिकल रिएक्शंस वहाँ पर जो हुई वो हमने बता दी। लेकिन ड्रैपर लॉ ये कहता है कि हर मॉलिक्यूल जो है लाइट एब्जॉर्ब करके ज़रूरी नहीं है केमिकल रिएक्शन दे, मतलब हर कोई जो है लाइट को यूज़ करके केमिकल रिएक्शंस नहीं देगा। तो वहाँ पर ना ऐसा होता है कि कुछ एनर्जी ना लॉस्ट हो जाती है, कुछ एनर्जी जो है वो कहीं खो जाती है। किस फॉर्म में होती है, फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस की, ठीक है, उसकी फॉर्म में जो है वो वहाँ से लॉस्ट हो जाती है।
तो हर मॉलिक्यूल जो है लाइट का जो यूज़ करता है वो केमिकल रिएक्शंस के लिए नहीं करता है। इसका ये कहना है कि हर लाइट जो है वो केमिकल रिएक्शन नहीं कराती है फोटोकेमिस्ट्री में। कुछ लाइट्स जो हैं वो लोस्ट हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरेसेंस। ठीक है, अभी ये वर्ड क्या होते हैं दोनों, इनको भी समझते हैं। तो इसको लिखने की तो ज़रूरत नहीं है वैसे, ग्रोथस डैपर लो बस यही कह रहा है कि हर मॉलिक्यूल जो है वो उसको जो है फोटो केमिकल रिएक्शंस नहीं देगा, कुछ उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में यूज़ हो जाएगा या कुछ एनर्जी हमारी लॉस्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो इसमें लिखने वाली तो कोई बात नहीं है। अब अगर हम फोटो केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो हमारा एक नेचुरल तरीके से अगर हम अपने एटमॉस्फेयर में देखें कि कैसे कैसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो प्लांट्स की रिएक्शन देखो। प्लांट्स क्या करते हैं, हमारी सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, तो हमारी उसमें सनलाइट की प्रेजेंस में ही तो होती है, वो सनलाइट होती है, उसमें हमारे प्लांट्स अपना जो है अंदर केमिकल रिएक्शंस करते हैं, उसी की वजह से वो फूड अपना जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके की कई सारे प्लांट्स में और भी रिएक्शंस होती हैं। तो ये सब एटमॉस्फेयर की जो रिएक्शंस हैं ये फोटोकेमिकल रिएक्शन के ही एग्जांपल हैं जो लाइट की प्रेजेंस में हो रही हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। कोई पूछे कि फोटोकेमिस्ट्री की मतलब क्या रिएक्शंस का कोई एग्जांपल, तो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलिए अब ये तो हो चुका है आपका इतनी बात। अब हम मेन बात करते हैं कि जो हमारी फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। उससे पहले ना हम एक डायग्राम बनाएंगे और फिर उसको स्टडी करेंगे। एक डायग्राम बनाते हैं, उसमें हमारा पूरा फोटोकेमिस्ट्री का जो है पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है उसमें। इसको हम बोलते हैं जैबलोंस्की डायग्राम। अब तक इसमें लिखने वाला कुछ ऐसा पार्ट था नहीं, नोट्स में बनाने वाला कुछ नहीं था, सिर्फ समझने वाली बात है ये। लेकिन ये जैबलोंस्की डायग्राम ज़रूर बना लेना, इसमें हमें पता चलना चाहिए कि होता क्या है। ठीक है, देखो जैबलोंस्की डायग्राम, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ग्राउंड स्टेट में होंगे। ग्राउंड स्टेट में भी कई लेवल्स बने हुए होंगे। तो मान लो इसको हमने कह दिया कि ये S0 या S0 कह लो, ये वाली हमारी जो है ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, फिर इसके ऊपर जो है हमारी एक S1 एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, इसको बोल दो कि ये ग्राउंड स्टेट हुई, इसको बोल दो कि ये एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और इसके ऊपर यहाँ पर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, मान लो ये S2। ठीक है, इस तरीके से ऊपर और भी हो सकती हैं, S3, S4, S5। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट्स कितनी भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर ना मान लो कि तो यहाँ पर ना मान लो कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर आई है HNu लाइट। ठीक है, यहाँ पर हमने लाइट को एब्जॉर्ब कराएंगे अब हम, तो यहाँ पर हमने एक HNu लाइट जो है वो की। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, HNu लाइट को एब्जॉर्ब करके इस लेवल में पहुँच जाएंगे। यही तो कहता है फोटोकेमिस्ट्री का प्रिंसिपल कि यहाँ पर इन्होंने अब इस HNu को एब्जॉर्ब कर लिया और ये मॉलिक्यूल पहुँच गए यहाँ पर। ठीक है, कोई से भी लेवल में पहुँच जाएँ, एक्साइटेड स्टेट है ये। अब हो सकता है कि कुछ इससे ज़्यादा भी पहुँच जाएं ऊपर भी, ये भी तो हो सकता है। तो ठीक है, ये भी हो जाएगा, इसके ऊपर कोई लेवल हो सकता है वहाँ भी पहुँच जाएं। तो मेन बात ये हो रही है कि ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्बेंस। ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्बेंस। यहाँ पर हो रही है हमारी एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट या सिंपल एब्जॉर्बेंस। ठीक है, तो ये हो गई एब्जॉर्बेंस। अब उसके बाद क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स ना यहाँ पर क्या करेंगे,
वापस आ जाएंगे, हो सकता है यहाँ पर आ जाएं, या ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पर आ जाएं। रेडिएशन नहीं हो रही है यहाँ पर, ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है। और कुछ मॉलिक्यूल्स मान लो कि वापस हमारे क्या आ गए, सिंगलेट स्टेट में आ गए, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ गए, या फिर वापस हमारे जो हैं एस नोट में आ गए। हो सकता है उनकी एनर्जी इतनी नहीं बढ़ी कि वो पहले एक्साइट तो हो गए, बट एनर्जी इतनी नहीं थी कि वो वहाँ पर रह सके, वो उनकी एनर्जी फिर से डिक्रीज़ हो गई, तो वो फिर से नीचे वाले लेवल्स में आ गए। तो ये होती है हमारी इंटरनल कन्वर्जन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं IC, इंटरनल कन्वर्जन। अब यहाँ पर ना जैसे हमारी ये सिंगलेट स्टेट थी, ऐसे ही ट्रिपलेट स्टेट भी होती है एक। अब ये सिंगलेट ट्रिपलेट क्या होती हैं, इन चीज़ों को भी हम समझेंगे। पहले ये डायग्राम बना लो, फिर हम एक एक वर्ड को अच्छे से समझेंगे, क्या होती है सिंगलेट, क्या होती है ट्रिपलेट, ठीक है। अब मान लो एक ट्रिपलेट स्टेट आई है, उस ट्रिपलेट में क्या हुआ कि यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल जैसे हमारे इस सिंगलेट में आ रहे थे, हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे करके यहाँ पर आ जाएं। उन्हें थोड़ी ना पता है कहाँ जाना है, तो उनकी तो एनर्जी के अकॉर्डिंग वो यहाँ भी जा सकते हैं, या हो सकता है कुछ वाले प्रोसेस यहाँ से यहाँ आ जाएं, ठीक है। तो जब हमारे सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाएंगे, उस वाली चीज़ को हम बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। क्रॉस कर लिया अब उन्होंने अपना सिस्टम जो था, उस सिस्टम से बाहर निकल गए, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ISC, ठीक है। ये सारे प्रोसेस नॉन रेडिएटिव हो रहे हैं अभी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हमारे सिंगलेट से सिंगलेट में ही आएगा तो इंटरनल कन्वर्जन, और जब सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाएगा तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस हुए हमारे नॉन रेडिएटिव। अब होगा क्या, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होंगे हमारे जो हमारे पहुँच तो जाएंगे ऊपर, लेकिन वो वापस आ जाएंगे और लाइट एमिट करेंगे साथ साथ, ठीक है। एमिशन वहाँ पर होगा, और यही एमिशन कहलाता है हमारा फॉस्फोरेसेंस या फ्लोरेसेंस, ठीक है। यही प्रोसेस हमारा होता है फॉस्फोरेसेंस या फिर फ्लोरेसेंस। अब इसमें एक डिफरेंस ये होता है, अच्छा यहाँ पर ना इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो रही है, अगर यहाँ से यहाँ आ जाए तो भी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ही है, नॉन रेडिएटिव वे में अगर आ जाए तो, ठीक है। अब बात हो रही है कि हमारा फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस ये क्या होते हैं। देखो, जब हमारा सिंगलेट से सिंगलेट में ही आ जाएगा, इस प्रोसेस को तो हम बोलेंगे फ्लोरेसेंस। यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लोरेसेंस, HNF, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी लाइट गई, वो लाइट जो है हमारी वो वापस आ गई, तो वो एमिट हो गई, ठीक है। एब्जॉर्ब होकर फिर से एमिट हो गई, उस लाइट का यूज़ नहीं हुआ, वो लाइट अनयूज रह गई, उसने कोई केमिकल रिएक्शन वहाँ पर नहीं करने दी, तो वापस एमिट हो गई वो। इस तरीके से जो लाइट एमिट होगी रेडिएशन, इस रेडिएशन को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस। अब यहाँ पर अगर हमारा यही चीज़ ट्रिपलेट से आ जाए, यही चीज़ अगर ट्रिपलेट से सिंगलेट में आ जाए, तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं फॉस्फोरेसेंस, HNP, फॉस्फोरेसेंस। ये डिफरेंस होता है दोनों में। अब होता क्या है, देखो, फ्लोरेसेंस जो होता है ना, वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। पहले ये बना लो, अभी इसको हम इसके डिफरेंस को भी देखेंगे, पहले ये कंप्लीट कर लो। हो गया ना, ये समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ है। तो एक प्रोसेस तो इसमें एब्जॉर्बेंस का हुआ है, एक प्रोसेस इसमें हमारा इंटरनल कन्वर्जन का हुआ है, एक हमारा हुआ है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का हुआ है, जब हमारा ट्रिपलेट इन्वॉल्व हो जाएगी। फिर हमारा एमिशन का हुआ है, जिसमें एक एमिशन सिंगलेट से सिंगलेट में ही तो फ्लोरेसेंस, ट्रिपलेट से सिंगलेट में तो फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। ये सारे प्रोसेस हैं, तो ये अलग अलग आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ से आता है।
अब ये जो दोनों प्रोसेस हमारे आए हैं फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरेसेंस, इनमें डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। द मेन डिफरेंस in fluorescence and phosphorescence is the time। मेन डिफरेंस क्या है इसमें, इज द टाइम बिटवीन, कौन सा टाइम, बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड emission of light, between the absorbance and emission of light या फिर फोटोन। तो मेन डिफरेंस क्या हो रहा है, देखो फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस में टाइम है कि एब्जॉर्बेंस के बीच में और फिर वो कितने टाइम बाद एमिट कर रहा है लाइट को, पहले एब्जॉर्ब कर रहा है फिर एमिट कर रहा है, तो कौन जल्दी करेगा कौन लेट करेगा, इसी डिफरेंस पे बेस होता है इनका डेफिनेशन। तो हमारा जो प्रोसेस होता है, देखो अभी हमने क्या देखा था कि जब हमारा ये ट्रिपलेट थी, ये सिंगलेट थी, तो जब हमारा सिंगलेट से सिंगलेट में आया था तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, फ्लोरोसेंस। जब ट्रिपलेट से सिंगलेट में आया था इसको हमने बोला था फॉस्फोरेसेंस। तो इसलिए टाइम किस में ज़्यादा लगेगा या किस में कम लगेगा वो कैसे पता चलेगा, आप वो देखो अगर हमारा, इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि मान लो ये तो आपकी बिल्डिंग है और ये आपके ऊपर बिल्डिंग है और ये कहीं पड़ोस की बिल्डिंग है, तो आप अपनी बिल्डिंग से नीचे वाली बिल्डिंग में जल्दी जाओगे या फिर पड़ोसियों के पास, ये तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है ना कि भाई अपनी ही एक बिल्डिंग के नीचे कोई है आपका, तो आपको वहाँ जाने में आसानी रहेगी या कोई पड़ोसी है उसके घर जाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ये तो देख रहे हो ना आप डायरेक्टली। तो बस वही रीज़न है यहाँ पर कि अगर हमारा सिंगलेट से सिंगलेट में अपने ही उसकी बिल्डिंग के अंदर जाना है उसको, तो वो हमारा ईजिली चला जाएगा। तो यहाँ तो शॉर्ट टाइम होने वाला है, शॉर्ट टाइम पीरियड। और जब हमारा ट्रिपलेट से सिंगलेट में जाएगा तो उसमें हमारा लॉन्ग टाइम होने वाला है, उसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है उसको, ठीक है। तो फ्लोरोसेंस जो प्रोसेस होता है हमारा वो होता है जब मटेरियल एब्जॉर्ब करता है लाइट को और इमीडिएटली एमिट कर देता है, बहुत शॉर्ट टाइम में करता है यानी इमीडिएटली एमिट कर देता है, तब उसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। और फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, जब हमारा लाइट एब्जॉर्ब होती है लेकिन कुछ टाइम बाद एमिट होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया टाइम का मेनली। अब हम देखते हैं दो डिफरेंस हो गए, एक तो कहाँ से एमिट हो रही है, सिंगलेट से सिंगलेट में, एक ट्रिपलेट से सिंगलेट में, और एक कम टाइम के लिए और एक ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है। इन दोनों ही प्रोसेस से हमें इनका डिफरेंस पता चल गया। अब हम बात करते हैं सिंगलेट और ट्रिपलेट, ये दो वर्ड आए थे, तो क्या होता है सिंगलेट और क्या होता है ट्रिपलेट, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो सिंगलेट में एंड ट्रिपलेट में क्या डिफरेंस है। व्हेन स्पिन एंगुलर मोमेंटम, व्हेन स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस इक्वल टू 0, तब तो होती है सिंगलेट स्टेट। जब स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हो जाती है 0, तब होती है सिंगलेट स्टेट। यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल इनिशियली अपनी ग्राउंड स्टेट में ही तो प्रेजेंट रहेगा, ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट रहता है। दोनों मॉलिक्यूल्स आपके इस तरीके से होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होती है स्पिन की वैल्यू। तो जब स्पिन अपोजिट होती है तो यहाँ पर एक स्पिन हाफ, दूसरी स्पिन माइनस हाफ, तो दोनों का क्या आ जाएगा सम 0। तो यही तो S0 हुआ। तो यहाँ पर इसीलिए हमारी जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आती है वो आती है 0।
और इसको हम दिखाते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी से। स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है 2s+1। तो जब हम s की वैल्यू 0 पुट करेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, तो यहाँ से हमारा 1 ही तो आएगा। इस 1 की वजह से ही इसको बोला जाता है सिंगलेट। सिंगल है ये, तो इसको बोला जाता है सिंगलेट। ठीक है, अब बात हो रही है ट्रिपलेट स्टेट की। तो ट्रिपलेट स्टेट में क्या होता है, देखो इसमें तो पेयर्ड थे, ट्रिपलेट स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे। मान लो कि जो हमारी एक स्टेट है वो ऐसे है, दूसरी इस तरीके से है, या फिर मान लो एक ऐसे है दूसरी इस तरीके से है। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अगर ये सेम स्पिन से हैं, हमारे सेम डायरेक्शन में है उनकी स्पिन, तो फिर क्या वैल्यू आने वाली है इसकी, 1 आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से तो s की वैल्यू 1 आएगी, और यहाँ से जो 2s+1 हो जाएगा वो 2 × 1+1 यानी कि आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसी 3 को हम बोलते हैं, इस वाली स्टेट को हम बोलते हैं ट्रिपलेट। इस वाली स्टेट को, जब हमारी स्पिन की वैल्यू जो है सेम होती है। लेकिन जब हमारी स्पिन डिफरेंट हुई तो फिर वही बात है, s 1/2 - 1/2 = 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी स्पिन की वैल्यू 0, तो 2s+1 से क्या आएगा इसकी वैल्यू 1, यानी ये वाली हमारी सिंगलेट स्टेट ही है। लेकिन ये सिंगलेट की एक्साइटेड स्टेट होती है जब हमारा मॉलिक्यूल इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो मेनली बात ये हो रही है कि सिंगलेट और ट्रिपलेट में सिर्फ हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का डिफरेंस होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू का डिफरेंस होता है। इसमें तो हमारी पेयर्ड वैल्यू होती हैं, पेयर्ड नहीं होती तो हमारी एक्साइटेड स्टेट में भी डिफरेंट स्पिन होती है, उससे भी हमारी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट आ जाती है। ट्रिपलेट वाले केस में हमारे 2 इस तरीके से स्पिन होती हैं सेम डायरेक्शन में, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये होती है हमारी ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ हमारे सिंगलेट और ट्रिपलेट में। हमें नेचुरली भी पता चल गया कि जो फोटोकेमिस्ट्री वाली रिएक्शंस होती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, वो कहाँ होती हैं, प्लांट्स में होती हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हमारी बात हो रही है केमिस्ट्री की टर्म्स में, यानी जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें कैसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस की, कि कहाँ कहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस, तो इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्शंस मतलब फोटोकेमिकल ही रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब हम बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स में कैसे रिएक्शंस होंगे। तो यहाँ पर हमारे जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है हमारा, ये वाला ग्रुप होता है CO ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा हमारा, इसकी ब्रेकिंग होगी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर, तो इसके ब्रेकेज से, या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो इस प्रोसेस को, बॉन्ड ब्रेकिंग को क्या कहते हैं हम, जो फोटोकेमिस्ट्री में बॉन्ड ब्रेक होते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस होता है इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस, वो कहलाता है फोटोलिसिस। तो यहाँ पर फोटोलिसिस होगी, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, कुछ बनेंगे, उससे हमारी केमिकल रिएक्शंस होंगी। तो इन्हीं में हम रिएक्शंस में सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है, और वो एग्ज़ाम में आती ही आती है। तो वो इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है हमारी नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन। नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन, और इसको हम बोल सकते हैं अल्फा क्लीवेज। अल्फा क्लीवेज ये होती है हमारी पहली कार्बोनिल कंपाउंड की फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसके लिए ना पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, और उसके बाद फिर उसके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे तो हमें इजीली समझ आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मान लो कोई हमारा एक कार्बोनिल कंपाउंड है,
इसको हमने लाइट दी, इसने लाइट एब्जॉर्ब की, तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हुई। क्या केमिकल रिएक्शन होगी? सबसे पहले तो इसमें होगा क्या, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि इन रिएक्शंस का नाम है अल्फा क्लीवेज। तो अल्फा क्लीवेज मतलब ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, तो इसमें ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो ब्रेकिंग कहीं से भी हो सकती है, कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो हम यहाँ पर ना इसको ब्रेक करते हैं सबसे पहले। तो मान लो हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया इस तरीके से, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये कुछ इस तरीके से, एक इसके पास फ्री रेडिकल, एक इसके पास फ्री रेडिकल, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला प्रोसेस हुआ हमारा। अब होगा क्या इसके बाद, जो भी हमारा अब यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है ये ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये ब्रेक होगा तो इससे क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर भी एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, एक फ्री रेडिकल पहले से यहाँ पर था, और एक जो है हमारा ये H वाला फ्री रेडिकल आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो H वाला रेडिकल हुआ ये तो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, और ये दोनों जो हैं ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो यहाँ से जो प्रोसेस बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, ये H यहाँ लग गया और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। ठीक है, ये बन गया हमारा CH2 इस तरीके से, और ऊपर बन गया ये एल्डिहाइड ग्रुप। तो इस तरीके से होती है हमारी रिएक्शन। ठीक है, इसी प्रोसेस को अगर हमें लिखना हो, थोड़ा खोलकर लिखना हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, CHO एक कार्बन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इस फिफ्थ वाले पे लगा हुआ है CH2 और यहाँ पर है एक डबल बॉन्ड, ये ऐसे है इस तरीके से। ठीक है, ओके, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख लो, एक ही बात है। तो ये हुई हमारी पूरी नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन या अल्फा क्लीवेज। अल्फा क्लीवेज इसलिए कहा है क्योंकि अल्फा वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी इसमें। इसी में हमारी कुछ कंडीशंस भी होती हैं, तो पहले तो हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं कि हमें कैसे स्टार्ट करनी होती है। तो अगर मेरा ये क्वेश्चन होता कि यहाँ पर ना ये ना हो करके ये होता, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है CH3, तब हम क्या करते, क्या तब भी हम ऐसे ही ब्रेक कर देते इसको? नहीं, तब हम यहाँ से ब्रेक करते जहाँ ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है। तो इसीलिए इन चीज़ों को ना एक बार लिख लो पूरा प्रोसेस कि क्या होता है, उसके बाद हम फिर और एग्जाम्पल करेंगे। तो पहला तो आएगा, सबसे फर्स्ट लिखो क्लीवेज या फिर ब्रेकिंग ऑफ अल्फा कार्बन कार्बन बॉन्ड। सबसे पहले जो अल्फा कार्बन कार्बन बॉन्ड है हमारा अल्फा पोजीशन पे, वो क्लीव होगा, वो ब्रेक होगा, और वो भी कार्बन कार्बन बॉन्ड फ्रॉम मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड साइड। जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड साइड है ना, जहाँ लगा हुआ है हमारा CH3 ग्रुप, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से क्लीव कराना है, फ्रॉम मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। ये पहला प्रोसेस हुआ। इसी में ना एक एक्सेप्शन भी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड ही हो। इफ़ स्ट्रेन सिस्टम, यानी सिस्टम कोई ऐसा है जिसमें स्ट्रेन्ड है, काफ़ी स्ट्रेन है उसमें, इफ़ स्ट्रेन सिस्टम देन क्लीव फ्रॉम लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड।
तब हम लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसी से ही करें। अगर सिस्टम हमारा स्ट्रेन है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से भी ब्रेक हो सकता है। इफ स्ट्रेन सिस्टम देन क्लीव फ्रॉम लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। अब यहाँ पर ना आपको इस क्वेश्चन में दो चीज़ें दे के रखेंगे, एक तो हमारी लिक्विड फेज, एक हमारी वेपर या गैस फेज। ठीक है, तो इसमें लिखो सेकंड पार्ट। ये तो हो गया पूरा कंप्लीट। अब सेकंड लिखो इसका, मोर फेवरेबल इन वेपर फेज। वेपर मतलब गैस फेज। अगर हमारी गैस फेज दी हुई है तो रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होती है। मोस्ट फेवरेबल इन वेपर फेज। दो तरीके से रिएक्शन हो सकती है, या तो आपको HNU के साथ में लिख के दे दें लिक्विड फेज, ठीक है, या फिर आपको HNU के साथ में लिख के दे दें वेपर फेज या फिर गैस फेज। तो इन दोनों रिएक्शंस में आपकी कौन सी स्टेबल ज़्यादा होगी, कौन सी फेवरेबल होगी? जो आपकी वेपर वाली है ये ज़्यादातर होती है, लिक्विड वाली कम दी होती है। तो वेपर फेज में क्या होता है हमारा, सबसे पहले इन वेपर फेज decarbonylation occurs। अब ये डीकार्बोनिलेशन क्या चीज़ है? कार्बोनिलेशन क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है? CO ग्रुप। और डी का मतलब कुछ निकाल देना, जैसे हम करते हैं डिहाइड्रोक्सिलेशन करते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं, तो डी का मतलब होता है कोई चीज़ रिमूव कर देना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, लॉस ऑफ CO। जब हमारा ये CO ग्रुप बाहर निकल जाएगा उसको बोलेंगे हम डीकार्बोनिलेशन। तो अगर हमें क्वेश्चन में सिंपल HNU दिया हुआ है तब तो हमारा मान लो कि वो वेपर ही है, तो हमें सबसे पहले कोशिश करनी है कि उसका डीकार्बोनिलेशन कराना है। तो जैसे हमारा ये वाला ही एग्जाम्पल था, अगर हम इसमें डीकार्बोनिलेशन करें तो हम क्या बनाएंगे, इसमें यहाँ से दोनों बॉन्ड क्लीव करेंगे और यहाँ पर बन जाएगा हमारा ये प्लस CO, ये CO ग्रुप बाहर निकल जाएगा और ये हमारा बन जाएगा इस तरीके से। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हर केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है हो। लेकिन बात यह है कि अगर वेपर फेज दी है तो फिर हमारा डीकार्बोनिलेशन होगा। पर अगर हमें लिक्विड फेज दे दें, इन लिक्विड फेज, तब क्या होगा? नहीं हो सकता है। इन लिक्विड फेज डीकार्बोनिलेशन अकर्स, बट इसमें कंडीशन है, ओनली इफ both the radicals are stable। जब दोनों रेडिकल स्टेबल बनेंगे, लिक्विड फेज दी हुई है तो हम फिर तभी उसमें डीकार्बोनिलेशन करेंगे, अदरवाइज तो नहीं। लेकिन अगर डीकार्बोनिलेशन करके भी हमारा स्ट्रेन प्रोडक्ट आ रहा है तो तब भी हम नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें ना कंफ्यूज मत होना, ये अभी लिख लो और अभी हम एग्जाम्पल करने वाले हैं, उन एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ें कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इसको लिखने के बाद अब करो स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो ये कार्बोनिल ग्रुप दिया हुआ है हमें, इस तरीके से, ठीक है। ये मान लो एक कार्बोनिल ग्रुप है, साइक्लिक चेन है।
और इसमें हमें सिंपल दिया हुआ है H न्यू, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, साथ में लिक्विड फेज़ है या गैस फेज़ है। तो हमें क्या करना है, मोस्ट फेवरेबल होती है हमारी वेपर फेज़ में, तो हमें कोशिश पहले ये करनी है कि हम उसको डीकार्बोनिलेशन कराएं। अगर डीकार्बोनिलेशन हो रहा है तो हम वही कराएंगे, और अगर हमें गैस फेज़ लिख के दे दिया तो फिर तो 100% वही कराएंगे। लेकिन हमें यहाँ लिख कर भी नहीं दिया है तो भी हम कोशिश यही करेंगे कि हम इस बॉन्ड को ही सबसे पहले क्लीव कराएं, अल्फ़ा बॉन्ड्स को, ये वाला अल्फ़ा भी और ये भी अल्फ़ा। तो इसमें तो दोनों तरफ से क्लीव हो सकता है, तो इसको हम कराते हैं। जैसे ये क्लीव होगा, इसको एक बार क्लीव करके दिखा देती हूँ मैं पूरा। यहाँ पर एक PH, 2 यहाँ पर, तो ऐसे हो गया क्लीव। ठीक, ये वाला बॉन्ड क्लीव हुआ था तो इसको हम बना देंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा हमारा ऐसे। ठीक है, साथ में हमारा CO जो है वो बाहर निकल गया, और CO होती है हमारी गैस। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये वाला प्रोसेस तो तब हुआ जब हमने डीकार्बोनिलेशन करा दिया। अब मान लो हम इसको उसी प्रोसेस से करते कि भाई हमें नहीं करना इसको, हमें तो सिर्फ एक बॉन्ड क्लीव करना है, ये वाला। तो अगर हम इसको इस प्रोसेस से करते तो फिर क्या बनता, ये हमें देखना है। इसमें हमें क्या करना था, जो यहाँ पर H प्रेजेंट है इसको क्लीव कराते हैं, और फिर ये H जो है ये रेडिकल यहाँ चला जाता है और इस के बीच बन जाता है डबल बॉन्ड। तो अगर अब हम इसको ऐसे क्लीव करा दें और H यहाँ पहुँचा दें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, PH PH, और यहाँ पर भी PH, फिनाइल, ये ऐसे बन जाएगा। तो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल बन रहा है? अगर हमारा ये वाला प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है ना डीकार्बोनिलेशन करके, तो हम इसे ही स्टेबल मानेंगे, तो हमें यही प्रोसेस करना है। अब ये स्टेबल है अभी, अगर ये होता ऐसे फिर तो हो जाता स्ट्रेन सिस्टम, अगर 4 मेंबर बनता तब तो हम इसको नहीं करके ये वाला प्रोडक्ट आंसर लगाते। लेकिन हमारा ये 5 मेंबर रिंग है, इसमें इतना स्ट्रेन नहीं है, तो ये स्टेबल है, तो हम यहाँ डीकार्बोनिलेशन ही कराएंगे। ठीक है, और अगर हमें मेंशन करके देते गैस फेज़ वेपर फेज़ है, फिर तो हम पक्का यही कराते। अभी हमें कन्फ्यूज़न यही है ना कि ये कराएं या फिर ये कराएं, दोनों तरीके से हो सकता है ना। तो हम जो स्टेबल बन रहा है वो मानेंगे, तो ये स्टेबल बन रहा है डीकार्बोनिलेशन करके तो वही फेवरेबल होगा, तो हम इसी को आंसर लगाएंगे। ठीक है, हो ये भी सकता है लेकिन ज़्यादा स्टेबल वही वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए तो देखो हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फोटोकेमिस्ट्री को ही कंटिन्यू करेंगे और इसके कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। इसमें और क्या क्या कंडीशंस आ सकती हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम नॉरिश टाइप 2 करेंगे। दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। नॉरिश टाइप 1 भी और 2 भी यही आती हैं एग्ज़ाम में, तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज़ करना सब चीज़ों को। कीप लर्निंग।